नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 2। सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 हमने डिस्कस किया है। द लिस्ट कंपनी विच कुड अर्न 7% ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स currently has a lockbox arrangement with a New Orleans bank for its southern customers। यहाँ पे केस ये है कि हमारा एक कंपनी है जो अगर अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करे तो उसको 7% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे रिटर्न मिल सकता है। मीन्स कि अगर पैसे अरेंज हो जाए हमारे पास तो हम उसको 7% पे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। Currently has a lockbox arrangement with a New Orleans bank for its southern customers। कस्टमर से कैश कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बैंक के साथ मुआहदा किया हुआ है और बैंक जो है वो एक लॉक बॉक्स अरेंजमेंट अरेंज करके बैठा हुआ है। न्यू ऑर्लियंस बैंक। बैंक क्या टर्म्स रख के बैठा है जी? द बैंक हैंडल्स $3 million a डे इन रिटर्न फॉर अ कंपनसेटिंग बैलेंस ऑफ $2 million। बैंक ये करता है कि आपका $3 million एक दिन का कलेक्ट कर लेता है कस्टमर से और उसमें से $2 million कंपनसेटिंग बैलेंस के तौर पे बैंक अपने पास रख लेता है, मतलब वो रिलीज नहीं होता। अब बैंक ये काम क्यों करता है? जरी बात है, बैंक को भी कैश चाहिए, बैंक कैश को इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है, तो $2 million बैंक रख लेता है कंपनसेटिंग बैलेंस के। नहीं कि ये पैसा हमें में नहीं मिलेगा, हमें रिलीज नहीं होगा। 3 million में से 1 million आपको अवेलेबल होगा और 2 million आपको अवेलेबल नहीं होगा। सादा अल्फाज में आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास पैसे अरेंज हो जाएं तो हम 7% एनुअल पे उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या बताई गई है कि हमारे पैसे न्यू ऑर्लीन्स बैंक कस्टमर से कलेक्ट करता है। दूर दराज इलाकों में ये मामला होता है कि बैंक कलेक्शन कर रहे हैं, उन कलेक्शंस में $3 million एक दिन का बैंक कलेक्ट कर रहा है और उसमें से $2 million कंपनसेटिंग बैलेंस के तौर पे बैंक अपने पास रख लेता है, वो हमें नहीं मिलता। अब हमें इसमें से सिर्फ $1 million मिल रहे हैं। ऑप्शन ए में वो कुछ चेंजेस सजेस्ट कर रहा है। वो क्या है? द लिस्ट कंपनी हैज डिस्कवर्ड दैट इट कुड डिवाइड द सॉदर्न रीजन इनटू अ साउथ वेस्टर्न रीजन with 1 million a day in collection, which could be handled by a Dallas bank for a $1 million compensating balance। एक बैंक है जो डलास बैंक है, वो कहते हैं कि अगर हम अपना ये जो टोटल रीजन है जिसे हम अपना एक करंटली अरेंज कर रहे थे सॉदर्न कस्टमर्स के साथ, सॉदर्न को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक बन जाएगा साउथ वेस्टर्न, वहां से $1 million कस्टमर हमें देता है और बैंक कह रहा है कि हम $1 million आपका लेंगे और कंपनसेटिंग बैलेंस भी $1 million ही होगा। और $1 million कंपनसेटिंग बैलेंस यानी कि एक लिमिट है, $1 million ही होगा। एंड अ साउथ ईस्टर्न रीजन, जो साउथ ईस्टर्न दूसरा रीजन हम डिवाइड करेंगे, वहां से 2 million आते हैं। टोटल हमें 3 million आते थे। 1 million का एक रीजन बन गया और 2 million का दूसरा रीजन बन गया, डिवाइड हो गए एरियाज। अ डे इन कलेक्शन 2 million की कलेक्शन करेंगे विच कुड बी हैंडल्ड बाय एन एटलांटा बैंक। और उस इलाके में एक बैंक है जिसका नाम है एटलांटा बैंक। वो कह रहे हैं हम आपका $2 million का कंपनसेटिंग बैलेंस रखेंगे और $2 million हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बदले में ये कंपनसेटिंग बैलेंस रखा जाएगा। अब फायदा क्या फिर हमें? यहाँ पे 3 million कलेक्ट हो रहे थे और $2 million का कंपनसेटिंग बैलेंस था, लेकिन इधर 1 million कलेक्ट हो रहा है और 1 million ही कंपनसेटिंग बैलेंस है। इधर 2 million कलेक्ट हो रहा है और 2 million ही कंपनसेटिंग बैलेंस है, यानी कि बैंक अपने पास जो रख रहा है वो 2 million है और यहाँ भी बैंक जो अपने पास रख रहा है वो 1 million है, तो 3 million कंपनसेटिंग बैलेंस में चला गया। हालांकि पहले वाले ऑप्शन में कंपनसेटिंग बैलेंस 2 million था, तो हमें क्या फायदा हुआ? इन ईच केस collections would be 1/2 day quicker than with the न्यू ऑर्लीन्स अरेंजमेंट। फायदा ये होगा कि आपकी कलेक्शन जो 3 million a डे, यानी कि 3 million आपको एक दिन में मिलते थे, वो अब आपको आधे दिन में मिल जाएंगे, यानी कि हाफ डे में अवेलेबल होंगे। इट विल बी हाफ डे क्विकर देन द न्यू ऑर्लिन्स अरेंजमेंट, यानी कि आपको एक पूरा दिन लगा के जो वेट करना पड़ता था, अब वो वेट आपको हाफ डे में वेट करना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द एनुअल सेविंग और कॉस्ट ऑफ द डिवाइडिंग साउदर्न रीजन? अब बताएं क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, नेट कैलकुलेशन करके दिखाएं। अब कुछ चीजों को पहले से यहाँ से हम उठा लेते हैं। जिसे मेन पॉइंट जिसे कहते हैं, वो मेन पॉइंट्स क्या है कि जो भी पैसा हमें बचेगा, रिलीज होगा, उसको हम 7% पे इन्वेस्ट करके
अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात कि ऑलरेडी हम 3 मिलियन कलेक्ट करवा रहे हैं $2 मिलियन का कंपनसेटिंग बैलेंस देके। इसके ऑल्टरनेटिव क्या आए हैं कि हम एक बैंक में 1 मिलियन का कलेक्शन लें और कंपनसेटिंग बैलेंस भी 1 मिलियन दे दे। 2 मिलियन एक बैंक ले, दूसरा बैंक लेगा और उसका कंपनसेटिंग बैलेंस भी 2 मिलियन होगा। अब इसकी कैलकुलेशन को कैसे मैच्योर किया जाएगा, इसकी कैलकुलेशन से हमने कैसे सीखना है, देखें। ये सिचुएशन है पहले से कि 3 मिलियन अ डे हमें मिल रहे थे एक दिन के, लेकिन उसमें से अब सिचुएशन उसमें हाफ डे सेव हो गया। जब हाफ डे सेव हो गया तो 1.5 मिलियन असल में कलेक्शन के सेव हो गए। बात को हम जरा समझेंगे, बात जरा समझ में आएगी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 3 मिलियन एक दिन के हमें मिलते थे, लेकिन अब वो एक पूरा दिन नहीं लगेगा, हाफ डे लगेगा। उस हाफ डे में आपको 1.5 मिलियन कलेक्शन के सेव हो जाएंगे। 3 मिलियन की बजाय 1.5 मिलियन आपको जल्दी मिल गए, जल्दी अरेंज हो गए। आधे दिन में ही 3 मिलियन आ गया, तो 1.5 आधे दिन का आपको सेविंग मिल गई। 2 मिलियन आपका कंपनसेटिंग बैलेंस एक ईस्टर्न बैंक का, और 1 मिलियन वेस्टर्न बैंक का। ये दो नए बैंक्स के कंपनसेटिंग बैलेंस हमें देने पड़ते हैं। लेकिन जो पुराना न्यू ऑर्लिन्स बैंक था उसके साथ हमारा 2 मिलियन का कंपनसेटिंग बैलेंस था, वो तो नहीं देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि कंपनसेटिंग बैलेंस में भी 1 मिलियन की कमी आ गई है, या यूं कह लें कि इंक्रीज्ड बैलेंस 1 मिलियन हो गया। मतलब आप कंपनसेटिंग बैलेंस में कमी नहीं बल्कि इजाफा हुआ है। पहले 2 मिलियन देते थे कंपनसेटिंग बैलेंस, और अब 2 जमा 1 3 मिलियन दे रहे हैं। तो हमारी जो कलेक्शन है उसमें 1.5 मिलियन का इजाफा हुआ है, और जो हमारा कंपनसेटिंग बैलेंस है उसमें 1 मिलियन का इजाफा हुआ है। दोबारा से देख लें, 3 मिलियन एक दिन के मिलते थे। हाफ डे सेव होने का मतलब कि 1.5 मिलियन, जो कि 3 मिलियन का आधा बनता है, हाफ बनता है, ये आपकी कलेक्शन में अब आपको ज्यादा मिलेगा। अगर पूरे दिन में 3 मिलियन मिलते थे तो अब वो आधे दिन में मिलेंगे, और बाकी आधे दिन में फिर 3 मिलियन मिलेंगे। तो इसका मतलब आपके पास हाफ डे में 1.5 मिलियन सेव हो गए। और कंपनसेटिंग बैलेंस, नए बैंक 2 मिलियन ले रहा है, दूसरा नया बैंक 1 मिलियन ले रहा है, और पुराना बैंक 2 मिलियन ले रहा था, लेकिन अब हमें 1 मिलियन इजाफी देना पड़ रहा है। सेविंग में 1.5 सेव हुआ, कंपनसेटिंग बैलेंस में 1 मिलियन और देना पड़ रहा है। तो नेट जो हमें फायदा पहुंच रहा है 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 मिलियन नेट सेविंग इन कैश। अब ये जो सेविंग हमें होती है, ये पैसा जो हमारे पास अरेंज हो रहा है 0.5 मिलियन, यानी कि $5 लाख, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7% पे इन्वेस्ट करेंगे, जो कि सवाल में सबसे पहली ही लाइन में बताया गया था कि यू कैन अर्न 7% ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, के जैसे ही पैसा कैश आपके पास अरेंज होगा आप उसको 7% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पैसा हमारे पास अरेंज हुआ 0.5 मिलियन, तो हमने उसको 7% पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लगा दिया। तो $35,000 हमें एनुअल सेविंग हो रही है। ये कैलकुलेशन है जिसमें हमें सेविंग ही बताई जा रही है 35,000। इस सारे अमल का कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ सेविंग है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। इसका ए ऑप्शन हमने हल कर दिया कि हमें सेविंग कितनी होगी। इन एन एफर्ट टू रिटेन द बिजनेस, द न्यू ऑर्लिन में, अब न्यू ऑर्लिन बैंक की तो हमने छुट्टी करवा दी, हमने दूसरे दो और बैंक ले लिए। एक बैंक डलास बैंक और दूसरे एरिया से एटलांटा बैंक। तो न्यू ऑर्लिन का तो काम हमारे साथ ठप हो गया। उनको जो $2 मिलियन हम कंपनसेटिंग बैलेंस देते थे, अब उनका काम बंद हो गया। अब वो हमारे साथ कुछ ऑफर्स लगा रहे हैं। हैज ऑफर टू हैंडल द कलेक्शन स्ट्रिक्टली ऑन अ फी बेसिस, नो कंपनसेटिंग बैलेंस। उन्हें कहा कि ऐसा करते हैं, हम आपके साथ कंपनसेटिंग बैलेंस वाली गेम खत्म कर देते हैं, हम आपके पैसे रोकेंगे ही नहीं। कंपनसेटिंग बैलेंस, नो कंपनसेटिंग बैलेंस के साथ आपके साथ डील करते हैं। आप ऐसे करें कि सिर्फ कलेक्ट करने की फीस दिया करें, मतलब कैश आप हमें फीस दें, हम आपके पैसे कलेक्ट कर देंगे, हम आपका कंपनसेटिंग बैलेंस नहीं रखेंगे। What would be the maximum fee the New Orleans Bank could charge and still retain list business? अब हम ज्यादा से ज्यादा इस न्यू ऑर्लिन्स को कितने पैसे दे सकते हैं? जारी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे, कि अगर ए में आपको जो सेविंग हो रही थी वो सेविंग थी $35,000, जो हमने दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट किया उसमें हमें सेविंग कितनी आ रही थी $35,000। हम अपनी, अगर पुराने बैंक के साथ ही चलेंगे, अगर वो कहता है कि जी आप हमें फीस दे दें, कंपनसेटिंग बैलेंस आप हमें ना दें, फीस दे दें बस,
तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी फीस दे सकते हैं? अब ये कॉमन सेंस की बात है कि वी कैन नॉट पे मोर देन $35,000। हम अपनी इस सेविंग से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि दूसरे बैंक्स के साथ काम करने से हमें $35,000 बच रहे हैं। अगर $35,000 बच रहे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है कि हम इससे ज्यादा कुछ पे करें? देन हमारा ये सोल्यूशन होगा रिक्वायरमेंट टू का, कि हम $35,000 से ज्यादा कुछ भी पे ना करें। लेकिन यहाँ पे कुछ बारीक कैलकुलेशंस हैं, उनको समझने की भी जरूरत है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कंपनसेटिंग बैलेंस जो बैंक लेता था वो अब ना ले, तो बैंक हमें कितने पैसे इजाफी दे रहा है? जैसे न्यू ऑरलीन बैंक के बारे में उसने कहा कि न्यू ऑरलीन बैंक मैक्सिमम $2 मिलियन जो था वो कंपनसेटिंग बैलेंस में रख लेता था। जैसे यहाँ पे सवाल में स्टार्ट में बताया गया कि $2 मिलियन कंपनसेटिंग बैलेंस में न्यू ऑरलीन बैंक रख लेता था। अब अगर वो कह रहा है कि हम आपके साथ नो कंपनसेटिंग बैलेंस पे चलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये $2 मिलियन जो हमारे रोक लेता था, अब वो नहीं रोकेगा। ये सवाल का दूसरा एस्पेक्ट है कि फीस हम ज्यादा से ज्यादा अगर देखें तो ऑप्शन ए में जो बचते हैं $35,000, उससे ज्यादा फीस नहीं देना चाहेंगे। लेकिन अभी हमें ये दूसरा पॉइंट, दूसरा एस्पेक्ट देखना है। वो एस्पेक्ट क्या है कि $2 मिलियन जो कंपनसेटिंग बैलेंस बैंक हमारे रोक लेता था, अब वो नहीं रोकेगा। तो उससे क्या फायदा होगा कि $2 मिलियन आपके पास अरेंज हो जाएंगे। वो जो $2 मिलियन आपके पास अरेंज होगा, आप उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप उससे इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें 1,40,000 एनुअल आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ मेंटेनिंग 2 मिलियन बैलेंस एट न्यू ऑर्लियंस बैंक, आपको वो बर्दाश्त करनी पड़ती थी। $1,40,000 आपका ब्लॉक हुआ हुआ था। यानी कि $1,40,000 इस सूरत में ब्लॉक हुआ हुआ था कि आपको वो पैसे मिलते नहीं थे। बैंक कंपनसेटिंग बैलेंस के नाम पे अपने पास पैसे ब्लॉक कर लेता था। अब जब वो हमें रिलीज कर देगा 2 मिलियन, तो हम क्या करेंगे? उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो $1,40,000 हमें अरेंज होगा। इस $1,40,000 के अरेंजमेंट की खातिर हमें वो जो $35,000 वाला ऑप्शन है उसे छोड़ना पड़ेगा, जो अभी हमने पार्ट ए में पढ़ा था। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है कि $2 मिलियन जो कंपनसेटिंग बैलेंस में ब्लॉक हो जाते थे, अब वो नहीं हुआ करेंगे। अगर वो नहीं हुआ करेंगे तो हमें वो पैसे अरेंज हो जाएंगे। उन पैसों से हम $1,40,000 से रिटर्न कमा सकते हैं। उन पैसों से $1,40,000 का रिटर्न कमा सकते हैं उस $2 मिलियन पे। लेकिन इस रिटर्न की खातिर आपको ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन वाला 35,000 का रिटर्न वो छोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक रिटर्न की खातिर दूसरा रिटर्न आपको कुर्बान करना पड़ेगा। अब जारी बात है, ये रिटर्न ज्यादा है, $1,40,000 वाला रिटर्न ज्यादा है, और 35,000 का रिटर्न आप देने के लिए तैयार है। फीस में आप ज्यादा से ज्यादा 35,000 देने को तैयार होते, लेकिन आपको जो बचत हो रही है उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि $2 मिलियन आपको मजीद सेव हो रहे हैं, जो कंपनसेटिंग बैलेंस पे अब नहीं जा रहे। इसलिए 1,40,000 आपको मजीद बच गए। 1,40,000 माइनस $35,000 करेंगे तो नेट आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो $1,05,000 होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि जी 35,000 की बजाय हम 1,05,000 तक भी एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं। बात बताने की सिर्फ ये थी कि $35,000 ऑप्शन ए में था जो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि वही बच रहा था। बी में जब हम कहते हैं कि नहीं, अब अगर हमारा पहला बैंक ही हमें $2 मिलियन रिलीज कर देता है, तो उसमें हमारा रिटर्न पे $35,000 नहीं होगा, बल्कि हमारा रिटर्न $1,40,000 होगा। तो उस $1,40,000 के रिटर्न की खातिर हम ये $35,000 वाला ऑप्शन छोड़ देंगे। लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो रिटर्न हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस होगी। इसलिए अब जो नेट हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो 1,05,000 है। तो मैक्सिमम हम बैंक को जो फीस दे सकते हैं वो $1,05,000 है। यहाँ पे ये सवाल हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 भी कंप्लीट